ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग 12 देवता हैं, जिसमें से 3 सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। उनमें से एक देवता का नाम ज्यूस है, जो कि स्काई और थंडर के देवता हैं। वहीं दूसरी तरफ है पोसाइडन, जो कि सी और अर्थ के देवता हैं। वहीं तीसरे नंबर पे आते हैं अंडरवर्ल्ड में रहने वाले, यानी कि हेल और नर्क के देवता, जिनका नाम हेडिस है। तो ये स्टोरी इन्हीं गॉड्स के इर्द गिर्द घूमने वाली है। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है हम पानी से विशाल आकृति वाले इंसान को निकलते हुए देखते हैं, जो असल में समुद्र के देवता पोसाइडन होते हैं, जो अपने आप को इंसानी रूप में चेंज कर लेते हैं। जिसके बाद वो एक इमारत में चढ़कर अपने बड़े भाई ज्यूस से मिलते हैं। पोसाइडन की वहां पहुंचते ही ज्यूस उनसे कहता है कि उसका लाइटनिंग बोल्ट किसी ने चुरा लिया है, जिसमें ज्यूस की सारी पावर्स होती हैं और उसे वो किसी भी कीमत में वापस चाहिए। जिस पर पोसाइडन उससे कहता है कि ये काम हम भाइयों में से कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज को लेकर हमारे बीच पहले ही बहुत बड़ी डील हुई थी कि हम भाइयों में से कोई भी एक दूसरे की पावर्स नहीं चुराएंगे, फिर चाहे तुम हो, मैं हूँ या हेडीज। जिस पर ज्यूस उससे कहता है कि हम भाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बच्चे तो कर सकते हैं। इस बात को सुनकर पोसाइडन उससे कहता है कि मेरा बेटा पर्सी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो उसे खुद के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि वो कौन है। जिस पर ज्यूस उससे कहता है कि अगले 14 दिनों में मुझे लाइटनिंग बोल्ट की पावर नहीं मिली तो मैं बाकी देवताओं के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दूंगा। इतना कहकर ज्यूस वहाँ से चले जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का स्विमिंग पूल में अपनी सांसें रोके बैठा होता है, जिसका नाम पर्सी होता है। यही पोसाइडन का बेटा होता है, लेकिन पर्सी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। आगे हम पर्सी को ग्रोवर के साथ देखते हैं, जो लंगड़ा कर चल रहा होता है। जिस दौरान ये क्लास में पहुंचते हैं, जहां हमें पता चलता है कि पर्सी को डिसलेक्सिया नाम का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसे शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है। जिसके बाद हमें पर्सी की माँ और उसके सौतेले पिता को दिखाया जाता है। उसके सौतेले पिता उसकी माँ और पर्सी से अच्छा बिहेव नहीं करते थे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी बच्चे म्यूजियम में जा रहे होते हैं। तभी म्यूजियम में प्रवेश करते टाइम पर्सी को उसके पिता पोसाइडन की आवाज आती है, जिसमें उसके पिता उसे सावधान रहने के लिए कहते हैं, लेकिन पर्सी इसे अपना भ्रम समझकर म्यूजियम के अंदर चले जाता है, जहाँ पर उन्हें प्रोफेसर ब्रूनर बता रहे होते हैं कि ग्रीक मैथोलॉजी में 12 देवता हैं, जिनमें से 3 बहुत ही पावरफुल देवता हैं, जिसमें से पोसाइडन, हेडीज और ज्यूस। उन्होंने अपने पिता को हराकर उनसे शक्तियां प्राप्त की थी। जिसके बाद ये तीनों देवता पृथ्वी में आए थे। इसी दौरान उन देवताओं की इंसानों से अपनी संतानें हुई थी, जिनकी संतानें आधी देवता और आधी इंसान होती थी। इसलिए इन्हें डेमी गॉड या हाफ ब्लड कहा जाता था, जैसे कि हरक्लिस और एक्लिस। यहाँ पर प्रोफेसर ब्रूनर ये सब बातें बता ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पर्सी की एक टीचर बात करने के लिए आती है और वहाँ से पर्सी को एक अलग कमरे में ले जा लेती है। जहाँ पहुँचते ही वो टीचर अचानक ही एक क्रिएचर में बदल जाती है। जिसके बाद वो पर्सी से उसी लाइटनिंग बोल्ट के बारे में पूछती है, लेकिन पर्सी को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उससे क्या कह रही है। तभी अचानक वो क्रिएचर पर्सी पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर ग्रोवर और प्रोफेसर ब्रूनर आ जाते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद पर्सी अपने दोस्त ग्रोवर को बताता है कि वो क्रिएचर उससे किसी लाइटनिंग बोल्ट के बारे में पूछ रहा होता है। जिसके बाद ब्रूनर ग्रोवर से कहते हैं कि तुम पर्सी को लेकर जल्दी से ब्लड कैंप में पहुंचो, क्योंकि अब पर्सी को सभी लोग पहचानने लगे हैं। जिसके बाद वो पर्सी को एक पेन देकर कहते हैं कि जब भी तुम किसी मुश्किल में हो, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। वहीं पर पर्सी ग्रोवर से सवाल करता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, जिस पर ग्रोवर अभी तो उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन वो पर्सी से कहता है कि हमें जल्दी से तुम्हारी माँ को लेकर उस कैंप में पहुंचना होगा। इसके बाद वो पर्सी की मॉम को लेकर ब्लड कैंप के लिए निकलने लगते हैं, जहां उनके पीछे एक विशाल दानव खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर उनकी गाड़ी अचानक ही पलट जाती है। हम देखते हैं कि अचानक ग्रोवर अपने पैंट उतारने लगता है, जिसके बाद वो अपने पैरों से कांच तोड़कर सभी को बाहर निकालता है और यहाँ हमें रिवील होता है कि ग्रोवर का आधा शरीर बकरे का है। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि अभी भी उनके पीछे वो दानव पड़ा है, जहां से भागते हुए पर्सी और ग्रोवर ब्लड कैंप के गेट में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन पर्सी की माँ उस गेट के अंदर नहीं जा पाती,
क्योंकि ब्लड कैंप में सिर्फ डेमिगॉड्स ही प्रवेश कर सकते हैं। तभी वहाँ पर वही दानव आ जाता है और पर्सी की माँ को पकड़कर उन्हें पल भर में ही धूल में बदल देता है, जिसकी वजह से पर्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि वो ब्रूनर के दिए हुए पेन को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि वो पेन निकलते ही एक तलवार में बदल जाता है। हम देखते हैं कि फाइट के दौरान वो दानव पर्सी पर भारी पड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो दानव अपने सींग से फायर करता है, लेकिन पर्सी वहां से हट जाता है, जिसकी वजह से उसकी सींग पेड़ में घुस जाती है, जिसे निकालने के चक्कर में आधी सींग टूटकर वहीं रह जाती है। और हम देखते हैं कि पर्सी बड़ी ही चालाकी से वो सींग को निकाल लेता है और उसी से उस दानव पर वार करता है, जिसकी वजह से वो दानव मर जाता है, जिसके मरते ही वो अचानक ही वहां से गायब हो जाता है। लेकिन जब पर्सी की आंखें खुलती है तो वो खुद को ब्लड कैंप के अंदर पाता है, जहां ग्रोवर उसे बताता है कि वो करीब 3 दिनों से बेहोश है। यहाँ पर ग्रोवर पर्सी को बताता है कि इस जगह में डेमिगॉड्स रहते हैं, जहाँ पर सभी को अपने अंदर की पावर को इस्तेमाल करना और कंट्रोल करना सिखाया जाता है। जिसके बाद ग्रोवर पर्सी को ये बात रिवील करता है कि जो उसके अंदर डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो शब्दों को नहीं पढ़ पाता, वो उसके लिए श्राप नहीं बल्कि वरदान है। इस वजह से वो पुरानी ग्रीक भाषा को आराम से पढ़ सकता है। जिसके बाद पर्सी जब अपने चारों तरफ देखता है तो उसकी नजर एक लड़की पर रुक जाती है, जिसका नाम एनाबेथ होता है, जो कि पर्सी की तरह ही एक डेमिगॉड्स है, जो विजडम की देवी एथेना की बेटी है। जिसके बाद पर्सी की मीटिंग प्रोफेसर ब्रूनर से होती है, जिनका आधा शरीर घोड़े का होता है और आधा इंसान का। जिसके बाद वो पर्सी को बताते हैं कि यहाँ सभी उन्हें चिरॉन कहकर बुलाते हैं। इसके बाद चिरॉन पर्सी को बताता है कि वो पोसाइडन का बेटा है, इसी वजह से उसके पास पोसाइडन की सारी पावर है, जिसकी वजह से सभी देवताओं को लग रहा है कि उसी ने ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट चुराया है और अगर ज्यूस को उसका लाइटनिंग बोल्ट 10 दिनों के अंदर में नहीं मिला तो वो बाकी देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ देगा, जो कि इस दुनिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसलिए नर्क का देवता हेडिस ये सब हमले करवा रहा है। जिसके बाद पर्सी चिरॉन से उसकी माँ के बारे में पूछता है, जिस पर चिरॉन उससे कहता है कि उसे उसकी माँ की मौत का अफसोस है। जिसके बाद हम पर्सी को देखते हैं जो इस कैंप के खेलों में भाग लेता है, जहां पर एक लड़का उसे अपनी टीम में चुन लेता है। इस खेल में उन्हें एक झंडे को हासिल करना होगा। जो टीम ऐसा कर पाएगी वो इस गेम की विनर होगी। अब जैसे ही खेल शुरू होता है हम देखते हैं इस खेल में सभी लोग एक दूसरे पर तलवार से वार करते हैं। जिसके बाद पर्सी सभी से बचते हुए उस झंडे तक पहुंच जाता है, जहां पर उसका सामना एनाबेथ से होता है, जो पर्सी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देती है। लेकिन तभी पर्सी को एक वॉइस आती है जो उससे कहती है कि पानी तक पहुंचो। जैसे ही पर्सी पानी को छूता है उसके सारे घाव भर जाते हैं और उसे अपने अंदर एक अनोखी पावर का एहसास होता है। इसके बाद वो वापस से खड़ा हो जाता है और एनाबेथ से फाइट करने लगता है। जिसके बाद वो एनाबेथ को हरा देता है और इस गेम को जीत लेता है। जिसके बाद जब सभी लोग शाम को दावत कर रहे होते हैं तभी पर्सी को ढूंढते हुए नरक के देवता हेडिस आते हैं, जो पर्सी को धमकी देता है और कहता है कि अगर वो चाहता है कि वो उसकी माँ को लौटा दे तो पर्सी को वो लाइटनिंग बोल्ट लाकर देनी होगी। जिसके बाद पर्सी चिरॉन से कहता है कि हमें हेडिस को सब कुछ सही सही बताना होगा। जिस पर चिरॉन उससे कहता है कि हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन हेडिस के पास नहीं बल्कि ज्यूस के पास, और उसे जाकर सारी सच्चाई बता देंगे। लेकिन पर्सी को अपनी माँ की जान बचानी होती है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, जिसमें ग्रोवर और एनाबेथ उसका साथ देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ग्रोवर उसे बताता है कि अगर हमें उस जगह में पहुँचना है। जिसके बाद ग्रोवर उसे बताता है कि अगर हमें हेडिस से मिलना है तो हमें अंडरवर्ल्ड नाम की जगह पर जाना होगा, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक नर्क है। अब ये लोग लूप के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वो लूप से अंडरवर्ल्ड में जाने का रास्ता पूछते हैं, क्योंकि लूप के पिता एक ऐसे देवता है जिन्हें हर लोक में आने जाने की इजाजत होती है। जिसके बाद लूप उन्हें बताता है कि तुम सभी आराम से अंडरवर्ल्ड में जा सकते हो। वहाँ जाने के लिए तुम्हें खास 3 मोती की जरूरत होगी, जिसकी हेल्प से तुम कहीं भी आ जा सकते हो। ये 3 मोती तुम्हें 3 अलग अलग जगहों में मिलेंगे। जहां तक पहुंचने के लिए लूप उन्हें एक ऐसा मैप देता है जिसकी हेल्प से वो जैसे ही पहले मोती तक पहुंच जाएंगे और जैसे ही वो पहला मोती हासिल कर लेंगे तो खुद ब खुद उन्हें अगले मोती का रास्ता मिल जाएगा और उस मैप में दिख जाएगा।
साथ ही वो पर्सी को उड़ने वाले शूज और एक सुरक्षा कवच देता है, जिसके बाद पर्सी इन सभी चीजों के लिए थैंक यू कहता है और आगे निकल जाता है। देखते ही देखते ये लोग उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें पहला मोती मिलने वाला है। जहां पहुंचने के बाद पर्सी के दोस्तों को चारों तरफ मूर्तियां ही दिखाई देती हैं। वहां पर उन्हें सोने के सिक्के भी मिलते हैं, जिन्हें एनाबेथ उठाकर अपने पर्स में रख लेती है और कहती है कि ये उन्हें आगे के सफर में काम पड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मोती को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। तभी वहां पर एनाबेथ को एक औरत भागते हुए दिखाई देती है और उससे कहती है कि वो इसी तरफ आ रही है और उसने उसके पति को पत्थर में बदल दिया है, वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। इसके बाद वो एनाबेथ को कहती है कि यहाँ से भागो। इधर हम ग्रोवर को देखते हैं, जिसे ये बात पता चल जाती है कि वो मेड्यूसा के जाल में फंस चुके हैं। दरअसल मेड्यूसा एक ऐसी इंसान है जिसे एक श्राप मिला है, जो भी उसकी आंखों में देखेगा वो पत्थर में बदल जाएगा। दूसरी तरफ हम उसी औरत को देखते हैं जहाँ पर मेड्यूसा आ जाती है और उसकी आंखों में देखकर उसे पत्थर में बदल देती है। जिसके बाद वो एनाबेथ के साथ भी यही करने वाली होती है, लेकिन हम देखते हैं कि एनाबेथ सही समय में अपनी आंखें बंद कर लेती है। हम देखते हैं कि पर्सी इसी मौके का फायदा उठाकर मेड्यूसा का सर काट देता है, जिसके बाद वो उसके सर को अपने साथ ले जा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लोग मेड्यूसा के हाथ से वो पहला मोती निकाल लेते हैं, जिसके बाद ये नक्शे के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, जहां पर उन्हें दूसरा मोती एक म्यूजियम में मिलेगा। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये एनाबेथ की मॉम का म्यूजियम है, जिसकी मूर्ति के ताज में वो मोती लगा हुआ है। इसलिए ये तीनों उस मूर्ति को चुराने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद रात होने पर ये सभी लोगों को बेहोश करके म्यूजियम के अंदर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम पर्सी को देखते हैं, जो उड़ने वाले जूते की हेल्प से उस मूर्ति के ताज को निकाल लेता है और वहां से मोती निकालकर भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक उनके सामने 5 सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, जो पर्सी से उसी लाइटनिंग बोल्ट की मांग करते हैं। हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो 5 सिर वाले हाइड्रा में बदल जाते हैं, जिसे देखते ही पर्सी तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है। जिस पर एनाबेथ पर्सी से कहती है कि तुमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, क्योंकि तुम जितने भी सर हाइड्रा के काटोगे उससे 2 गुना सिर निकल आएंगे। और होता भी ऐसा ही है। हम देखते हैं कि हाइड्रा के 10 सिर निकल आते हैं। जिसके बाद ग्रोवर को एक आइडिया आता है और हम देखते हैं कि वो तुरंत से मेड्यूसा का सर निकाल लेता है। जिसके बाद वो मेड्यूसा का सर हाइड्रा के सामने कर देता है। जिसके बाद हाइड्रा विशाल पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। जिसके बाद ये तीनों बिना समय गवाए तीसरे मोती की तलाश में निकल जाते हैं, जहाँ पर इन्हें तीसरा मोती लास वेगास के कसिनो पर मिलेगा। जहां पहुंचते इन्हें कमल के फूल सुंघाए जाते हैं, जिसके नशे में आकर ये लोग वहां के लोगों में शामिल हो जाते हैं और नशे में धुत हो जाते हैं। कुछ समय बाद पर्सी को एक आवाज आती है, जो उससे कहती है कि इन फूलों को मत खाना। और हम देखते हैं कि पर्सी अब होश में आ जाता है। जिसके बाद वो ग्रोवर और एनाबेथ को भी होश में ले आता है। पर्सी और उसके दोस्तों को होश आता है तो वहाँ के लोगों को भी सच्चाई पता चल जाती है कि पर्सी और उसके दोस्तों को उनके फूल के बारे में पता चल गया है। हम देखते हैं कि वो लोग उन्हें पकड़ने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पर्सी और उसके दोस्त वो मोती चुराकर वहाँ से एक कार लेकर निकल जाते हैं। जब एनाबेथ डेट को चेक करती तो उन्हें पता चलता है कि वो कई दिनों से उस कसिनो में फंसे हुए थे और उन्हें पता चल जाता है कि अगर उन्होंने जल्दी नहीं किया तो 24 घंटों में ज्यूस युद्ध छेड़ देगा। दरअसल कसिनो में ऐसा होता था कि जो भी यहाँ पर आता था वो यहीं का होकर रह जाता था। जिसके बाद ये लोग मैप के अकॉर्डिंग अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है, जिससे पर्सी कहता है कि हमें हेडिस के पास पहुँचा दो। लेकिन वो आदमी कहता है कि वहाँ पर जिंदा लोग नहीं जा सकते। इसलिए हम देखते हैं कि एनाबेथ उसे वही सोने के सिक्के देती है जिसे उसने मेड्यूसा के घर से उठाए थे। अब हम देखते हैं कि उन सोने की सिक्कों की वजह से वो आदमी उन तीनों को हेडिस के महल में पहुंचा देता है, जहां पहुंचते ही उन पर खूंखार जानवर हमला कर देते हैं। लेकिन सही समय पर आकर हेडिस की पत्नी सभी को बचा लेती है और देखते ही देखते वहां पर हेडिस आ जाता है, जो पर्सी से लाइटनिंग बोल्ट की मांग करता है, क्योंकि वो उसकी हेल्प से इस नर्क से निकल सकेगा और वो लाइटनिंग बोल्ट की पावर का यूज करके पोसाइडन और ज्यूस को हराकर ओलंपियस की गद्दी को हासिल कर सकेगा। इस पर पर्सी उसको बताता है कि लाइटनिंग बोल्ट उसके पास नहीं है,
पर्सी के इतना कहते ही हेडिस का खून खौल जाता है और वो पर्सी की माँ को मारने की धमकी देता है, जिसे सुनकर पर्सी उस ढाल को एक तरफ फेंक देता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। तभी हेडिस उस ढाल को देखता है जिसके पीछे वो लाइटनिंग बोल्ट होती है, जिससे हमें ये बात रिवील होती है कि लाइटनिंग बोल्ट की चोरी किसी और ने नहीं बल्कि लूप ने की होती है। लेकिन यहाँ पर हेडिस पर्सी को ही चोर समझकर उन सभी को नर्क में भेजने लगता है, जहाँ पर हेडिस की पत्नी धोखे से उस लाइटनिंग बोल्ट को चुरा लेती है और हम देखते हैं कि वो हेडिस को बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो पर्सी और सभी को बचाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर पर्सी उसे थैंक यू कहता है और हम देखते हैं कि हेडिस की वाइफ वो लाइटनिंग बोल्ट पर्सी को दे देती है और उससे कहती है कि जब हेडिस को होश आएगा तो वो सब कुछ भूल चुका होगा। उसने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि हेडिस ने उससे ज़बरदस्ती शादी की होती है और वो नहीं चाहती कि हेडिस आज़ाद हो। और हम देखते हैं कि वो उसकी माँ को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 मोती होते हैं, इसलिए यहाँ पर ग्रोवर रुक जाता है और हम देखते हैं कि तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद ये लोग सीधे उसी इमारत में पहुंच जाते हैं जहां पर लूप होता है। पर्सी के वापस आने पर लूप सरप्राइज हो जाता है और पर्सी से कहता है कि आखिरकार वो अंडरवर्ल्ड से वापस कैसे आ गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रिवील करता है कि उसी ने लाइटनिंग बोल्ट चुरा कर पर्सी को दिया था ताकि हेडिस को वो मिल जाए और वो नर्क से आज़ाद हो जाए। इस तरह सारे देवता आपस में लड़कर मारे जाएंगे, जिसके बाद हाफ ब्लड गॉड दुनिया के नए देवता बन जाएंगे। ये सुनने के बाद पर्सी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लूप से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर पर्सी काफ़ी लंबी फाइट करता है और लूप को हरा देता है। जब काफ़ी कम टाइम बचा होता है हम देखते हैं कि वो बिना देरी किए ओलंपियस में पहुंच जाता है, जहां पर सारे देवता मौजूद होते हैं। यहां पर पोसाइडन भी मौजूद होते हैं और ज्यूस भी, जहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सी ज्यूस को उसका लाइटनिंग बोल्ट देता है और उसे बताता है इसे लूप ने चुराया था क्योंकि वो उसके पिता से नाराज था, क्योंकि वो उससे कभी भी मिलने नहीं आते थे। और साथ ही वो ज्यूस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके दोस्त ग्रोवर को अंडरवर्ल्ड से निकाल दे। हम देखते हैं कि ज्यूस भी बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। आगे हम एनाबेथ को देखते हैं जो अपनी माँ एथेना से मिलती है, जिसके बाद पोसाइडन अपने बेटे पर्सी की नाराजगी दूर करते हुए उससे कहते हैं कि जब मैं पृथ्वी में रहता था तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने की वजह से मैं इंसान में चेंज होते जा रहा था, इसलिए ये सब कुछ देखकर ज्यूस ने एक नया नियम बनाया कि कोई भी देवता अपने बच्चों से कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैंने चोरी छिपे कदम कदम पर तुम्हें सही राह दिखाने की कोशिश की है। मतलब पर्सी को जो भी आवाज़ सुनाई देती थी वो उसके पिता पोसाइडन की थी। जिसके बाद हम पर्सी को देखते हैं जो अपने पिता से अलविदा कहकर लौट आता है, जहाँ पर वो अपनी माँ से मिलता है। जहाँ पहुँचने पर उसकी माँ उससे रिवील करती है कि वो एक हाफ ब्लड गॉड है और कहती है कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है बल्कि हाफ ब्लड कैंप में है, जहाँ पर उसके जैसे लोग रहते हैं। इसलिए पर्सी हाफ ब्लड कैंप में पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचकर वो ग्रोवर से मिलता है जिसे ज्यूस ने अंडरवर्ल्ड से आज़ाद कर दिया था। जिसके बाद हम पर्सी को देखते हैं जो चिरोन से मिलता है, जहाँ पर चिरोन इससे कहता है कि मुझे ऐसे स्टूडेंट पसंद है जो मुश्किल वक्त में अपने दिल की सुनते हैं। जिसके बाद हम मूवी के एंडिंग सीन में पर्सी को एनाबेथ के साथ तलवारबाजी करते हुए देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।